प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि कोरोना महामारी के समय में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे एवं विभिन्न डिजिटल माध्यमों से अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका आप अवश्य पालन कीजिए। घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाइए, अपने हाथों को साबुन से धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें ताकि हम इस कोरोना महामारी को और अधिक फैलने से रोक सकें। इस चैनल के माध्यम से आज हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय अध्याय दूसरा प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक परिचय करते हैं कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी। भारत चूंकि लंबे समय तक विदेशी ताकतों के अधीन गुलाम रहा है, विदेशी ताकतों का भारत पर आधिपत्य रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो विदेशी ताकतों ने क्या किया कि यहाँ जो कृषि का उत्पादन था उसको बहुत ही सस्ती दरों पर उनके द्वारा खरीदा जाता था कच्चे माल को, और उस कच्चे माल को कम कीमतों पर खरीदकर विदेशों में पहुंचाया जाता था और अपने देश से उस कच्चे माल से उत्पादन तैयार कर भारत में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। अर्थात उनके द्वारा दो तरीके से लाभ कमाया जाता था। पहला तो वो कच्चा माल सस्ती दरों पर खरीदते थे जिससे भारतीय कृषकों को या किसानों को, यहाँ की आम जनता को नुकसान होता था। दूसरा, उस कच्चे माल से जो तैयार माल था उसको यहाँ पर महंगी कीमतों पर बेचा जाता था, उससे भी विदेशी ताकतों के द्वारा क्या कमाया जाता था, लाभ कमाया जाता था। दूसरी बात, विदेशी ताकतों ने भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उनका एक ही टारगेट था कि भारत से जितना ज्यादा हो सके मुनाफा कमाया जाए, इसलिए उन्होंने यहां पर आधारभूत ढांचागत विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इस कारण से जब देश आजाद हुआ तो यहां विकास की दर है वो बहुत कम थी, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का था। इसलिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो इस देश के लोगों को उच्च स्तर का जीवन स्तर उपलब्ध करवाना, दूसरा विकास की जो दर थी उसको बढ़ाना या विकास को गति देना। तो इसके लिए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए जो नीतियां बनाई गई या जो कार्य योजना तैयार की गई, सबसे पहली कार्य योजना उनके ये था कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्थिक प्रणाली पर कि आर्थिक प्रणाली होती क्या है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का वह सिस्टम या तंत्र या ढांचा जिसका उत्पादन के साधनों अर्थात उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के वितरण पर नियंत्रण होता है, और इसी के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। तो आर्थिक प्रणाली मुख्यतः उत्पादन के साधनों के वितरण के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली आता है पूंजीवाद, दूसरा आता है समाजवाद और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। उसमें क्या किया जाता है, पूंजीवाद एवं समाजवाद की अच्छी बातों को ग्रहण किया जाता है और पूंजीवाद एवं समाजवाद के दोषों को छोड़ा जाता है। इन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है पूंजीवाद। देखिए, पूंजीवाद में जो उत्पादन के समस्त साधन होते हैं उनका निजी हाथों में स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। इसलिए पूंजीवाद लोक कल्याण को बढ़ावा नहीं देता। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसलिए भारत पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता था। तो चूंकि इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है और प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र का लाभ कमाना होता है, इसलिए पूंजीवाद में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग होती है। अर्थात
एक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन नहीं किया जाता। प्रमुख उद्देश्य लाभ पर केंद्रित होने के कारण उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी उपभोक्ताओं के द्वारा क्या की जाती है, मांग की जाती है। अर्थात आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, लाभ पर केंद्रीकरण होता है। दूसरा आता है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद के अंदर जो उत्पादन के समस्त साधन होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के पास होते हैं, अर्थात सरकार के पास होते हैं। तो चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के पास है, अर्थात जितने भी कृषि कारखाने सब चीजें किसके स्वामित्व में होती है? सरकार के स्वामित्व में। तो चूंकि सरकार के स्वामित्व के कारण सरकार का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है लोक कल्याण को बढ़ावा देना। इसलिए यह समाजवाद है जो वो लोगों के हित में होता है। लेकिन संपूर्ण रूप से जो साधनों का स्वामित्व सरकार के पास जाना है वो भी क्या है, एक तरीके से विकास की गति को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देता है। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूंजीवाद और समाजवाद के अवगुणों को देखते हुए ना ही तो संपूर्ण रूप से पूंजीवाद का समर्थन किया और ना ही संपूर्ण रूप से समाजवाद का समर्थन किया। तो उन्होंने जो समर्थन किया वो किसका? पूंजीवाद एवं समाजवाद के मिश्रण का, और जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रण है। अर्थात देश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या देश की जनता को वस्तुओं एवं सेवाओं को सर्वसुलभ उपलब्ध करवाने के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र इन आवश्यक सेवाओं को लोग देश की जनता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होता, वहां पर किसके द्वारा यह कार्य किया जाता है? सरकार के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो भारत के अंदर क्या हुआ? यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का क्या है? मिश्रण है। अर्थात उत्पादन के जो साधन है वो कुछ निजी हाथों में केंद्रित हैं और कुछ सरकार के पास हैं। लेकिन जो निजी हाथों में केंद्रित हैं उन पर भी सरकार का विभिन्न नीतियों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से क्या है? नियंत्रण है। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के यदि प्रकार पूछा जाए तो कौन सी है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। अब भारत ने क्या किया? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो लोगों का जीवन स्तर नीचा था, हमें अभी विकास के बहुत सारे कार्य करने थे। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए योजनाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और योजना बनाने से पहले मार्च 1950 के अंदर, कब? मार्च 1950 में माननीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग बनाया गया और योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं का जो बैकग्राउंड है वो सोवियत संघ से है, तो भारत ने भी उसी का अनुसरण करते हुए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। सबसे पहले हम चलते हैं कि योजना होती क्या है। देखिए, किसी भी देश के पास उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। उसी सीमित संसाधनों से हमें देश की जनता की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अर्थात सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती है? सबसे पहले उत्पादन क्या किया जाए, अर्थात किस उत्पादन को किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आती है उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, अर्थात लेबर के द्वारा किया जाए, अर्थात श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा, या पूंजी प्रधान तकनीक अर्थात मशीनों के द्वारा किया जाए। तीसरा आता है कि तैयार जो उत्पादन है उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। तो इन तीनों जो समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं का समाधान पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इसीलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? चूंकि संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, तो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसके लिए हमें पहले योजना बनानी पड़ती है।
तो चलते हैं हम योजना की परिभाषा पर कि पंचवर्षीय योजना क्या है या योजना की परिभाषा क्या है। प्रश्न आता है 1 या 2 नंबर का, तो हमें क्या लिखना है। देखिए, देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग निर्धारित करने की प्रक्रिया। कुशलतम उपयोग से तात्पर्य यह है कि किसी भी संसाधन का जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होने चाहिए। कारण क्या है, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं। यदि हम सीमित संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो हम असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग निर्धारित करने की प्रक्रिया, अर्थात कैसे उनका कुशलतम उपयोग किया जाए, उसको निर्धारित करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके आधार पर निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त किया जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी योजना निर्माण से पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, और किसके द्वारा, उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके कुशलतम उपयोग के द्वारा। तो कुशलतम उपयोग करते हुए निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्यों को किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया का, निश्चित प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्यों योजना की आवश्यकता पड़ी, अर्थात योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था, उच्च स्तर का जीवन स्तर नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले योजना की आवश्यकता पड़ी कि पहली बात कि सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ कि किस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए तथा उनकी जो प्राइमरी नीड्स हैं या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जा सके। संसाधनों के कुशलतम उपयोग को निश्चित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, योजना की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं हम, चूंकि भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है, 5 ईयर प्लान जिनको बोलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। किसके आधार पर, जो मार्च 1950 में योजना आयोग बनाया गया था उसके दिशा निर्देशों के अनुसार पंचवर्षीय प्लान या 5 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। किसके लिए, विकास को गति प्रदान करने के लिए। तो भारत में जो ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, इनको अलग अलग मॉडल इनके अपनाए गए। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं में के मॉडल निर्धारण में जो योगदान है वो पीसी महालनोबिस का है। किसका, पीसी महालनोबिस का। प्रश्न आ जाए कि कौन है पीसी महालनोबिस, पूरा नाम है इनका प्रशांत चंद्र। क्या है पूरा नाम, प्रशांत चंद्र। तो इनके द्वारा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई उस मॉडल का नाम था वो पीसी महालनोबिस मॉडल है। समाजवाद से प्रेरित था इनका ये मॉडल, और ये मुख्यतः एक सांख्यिकी विधि थी। किससे संबंध था इनका, सांख्यिकी से। तो इनके द्वारा, इसीलिए इनको भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य इनको माना जाता है एक तरीके से लागू करने के लिए, जो इनका सिद्धांत है। तो प्रश्न आ जाए कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं कौन से मॉडल से ज्यादा प्रेरित थी, तो हमें क्या लिखना है, पीसी महालनोबिस। पूरा नाम इनका क्या था, प्रशांत चंद्र। और क्या थे ये एक सांख्यिकीविद थे। अब हम चलते हैं कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई उनके लक्ष्य क्या थे, मुख्य उनके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए। इसमें सबसे पहला लक्ष्य आता है समृद्धि। क्या आता है, समृद्धि। अब यहां पहले हम चर्चा करते हैं कि समृद्धि शब्द से तात्पर्य क्या है। समृद्धि से तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना, अर्थात किस प्रकार से उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश के प्रत्येक नागरिक को वस्तुओं एवं सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, और जब वस्तुएं एवं सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी तो लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। तो चूंकि योजना की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि लोगों के जीवन स्तर को सीमित संसाधनों से उनकी असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए। अब यदि हम समृद्धि शब्द से तात्पर्य
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें या अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो समृद्धि शब्द से तात्पर्य होता है जीडीपी का बढ़ना या जीडीपी में वृद्धि होना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीडीपी शब्द से क्या तात्पर्य है। जी फॉर होता है ग्रोस या सकल, क्या होता है, ग्रोस या सकल। डी फॉर होता है डोमेस्टिक या घरेलू, डोमेस्टिक या घरेलू। और पी फॉर होता है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या तात्पर्य है जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ये 3 क्षेत्रों से आता है। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, पढ़े हुए हैं आपने गत कक्षाओं में व्यवसाय के क्षेत्र या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि आता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, औद्योगिकरण, ये सारा कुछ आ गया। उद्योग धंधे किसमें आ गए, अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करने का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र आता है, द्वितीयक क्षेत्र आता है। और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र आता है, अर्थात जितनी भी सेवाएं हैं, बैंकिंग, परिवहन, ये सब की सब क्या है, तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो इन तीनों क्षेत्रों को किसमें शामिल किया जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद है उन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है। देखिए, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उसकी सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती है उनके मूल्यों का कुल योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अर्थात यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, इससे तात्पर्य क्या है, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है किसका, वस्तुओं एवं सेवाओं का। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा इससे तात्पर्य क्या है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को, उसके निवास करने वाले को क्या मिलेगी, वस्तुएं एवं सेवाएं आसानी से सुलभ होंगी। और जब हमें वस्तुएं एवं सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं तो हमारे जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है, जीवन स्तर उच्च होता है। जैसे मान लीजिए आज हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही तो मानव पूंजी का क्या होता है, ह्रास होता है, लोग स्वस्थ नहीं रह पाते। और यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से मिलती हो तो क्या होगा, बीमार होने पर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे हम कहते हैं कि समृद्धि है वो हो रही है। उसके बाद आता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है, देखिए, उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग। अब नवीनतम तकनीकों की क्यों आवश्यकता होती है, देखिए, संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत हैं। हमें सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो यदि हम आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, आधुनिकीकरण का अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग नहीं कर पाएंगे। छोटा सा उदाहरण यदि हम लें कि आज के समय में यदि आप खेती को परंपरागत तरीकों से करना चाहो कि बैल से, बैलगाड़ी से ये सारा काम करना चाहो तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा लेकिन गुणवत्ता नहीं आएगी। उसी की जगह यदि आप उस खेती को ट्रैक्टर से करते हैं तो उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसीलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आधुनिकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य यह है कि परंपरागत तकनीकों के आधार पर, उत्पादन की परंपरागत तकनीकों के आधार पर नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं को की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके और उनकी मात्रा में भी वृद्धि की जा सके। देखिए, एक सामान्य सा उदाहरण है, वर्तमान समय में आप लगभग प्रत्येक कार्य को कंप्यूटर से करते हैं। कार्य की दक्षता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है और कार्य की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर रहे हो। हालांकि आधुनिकीकरण का विरोध भी होता है कुछ जगह पर। किस कारण से होता है, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता है हो सकता है रोजगार के स्तर में गिरावट आए, अर्थात बेरोजगारी के लिए, इस वजह से इनका विरोध भी होता है। लेकिन वैसे
वैश्वीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है। तो पंचवर्षीय योजना का दूसरा लक्ष्य क्या है? आधुनिकीकरण। तीसरा आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, क्या तात्पर्य है आत्मनिर्भरता से? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में यदि कोई देश स्वयं सक्षम हो जाता तो हम कहते हैं कि वो देश आत्मनिर्भर है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहां कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उच्च किस्म के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था, कृषि का यंत्रीकरण नहीं हुआ था, अर्थात ट्रैक्टर वगैरह उस समय इतने प्रचलन में नहीं थे। इस कारण से कृषि क्षेत्र में जो कृषि फसलें थी उनका उत्पादन क्या होता था? कम होता था। कम फसलों के कारण या कम उत्पादन के कारण उस उत्पादन से देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए भारत को जो अनाज है उसका क्या करना पड़ता था? अन्य देशों से आयात करना पड़ता था। भारत अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों पर क्या था? निर्भर था। इसलिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आत्मनिर्भरता को प्रमुख लक्ष्य रखा गया और आज भारत अनाज के उत्पादन में क्या हो गया है? आत्मनिर्भर हो गया है। 1966-67 के अंदर जब कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लागू की गई, एमएस स्वामीनाथन के निर्देशों पर या एमएस जो स्वामीनाथन है उसके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद से भारत में कृषि फसलों के क्षेत्र में क्या हुई है? उत्पादन में वृद्धि हुई है और भारत अनाज के अंदर क्या हो गया है? आत्मनिर्भर हो गया। भारत अनाज के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। भारत को अनाज का अब निर्यात करता है भारत, क्योंकि भारत में अनाज का उत्पादन उसकी आवश्यकता से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है? देखिए, यदि हम किसी देश से दूसरी वस्तु उस वस्तु का आयात करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है, अर्थात जब आयात ज्यादा होंगे, निर्यात कम होंगे तो हमें उस देश को उसके बदले में विदेशी पूंजी चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, जब हम किसी देश पर निर्भर हैं, किसके रूप में? आयात के रूप में, तो वह देश भविष्य में उस देश की जो उससे वस्तुओं का आयात कर रहा है उसके आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में या अन्य मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस कारण से भी आत्मनिर्भरता आवश्यक है कि हम उस देश की उन हस्तक्षेप से बचे रहें। और अंतिम आता है समानता स्थापित करना। समानता से क्या तात्पर्य है? देखिए, और ये किसी भी देश में नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। अभी हमने चर्चा की थी समृद्धि के अंदर जीडीपी की। जीडीपी से क्या तात्पर्य था? उत्पादन में वृद्धि होना। उत्पादन में वृद्धि, और जो ये उत्पादन होगा इसका वितरण किस प्रकार से किया जाता है या इसका वितरण किस प्रकार से होता है, इस पर यह समानता है वो निर्भर करती है। अर्थात यदि जो उत्पादन में वृद्धि हुई है उसका वितरण देश के समस्त नागरिकों के समान रूप से होता है उनके बीच में, तो हम मानेंगे कि समानता में वृद्धि होगी। और यदि ये जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है इसका देश के प्रत्येक नागरिक तक उत्पादन में से इसका हिस्सा या इसका वितरण समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो तो हम लोगों के जीवन स्तर को नहीं सुधार सकते। अर्थात जो देश के नागरिकों में आय की असमानताएं हैं उनको दूर किया जा सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सके और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। तो समानता की स्थापना कब की जा सकती है? जब जो उत्पादन है उसका वितरण न्यायपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा हो और प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। और यदि जो जीडीपी की ग्रोथ है या जो जीडीपी है या जीडीपी में जो वृद्धि है वो कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए, अर्थात वो समस्त नागरिकों में समान रूप से उसका वितरण ना हो करके कुछ ही देश के व्यक्तियों में उसका वितरण कर दिया जाए, तो हम देश में समानता की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में समानता की स्थापना करना भी प्रमुख लक्ष्य रखा गया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।